हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एलआईसी के Q4 अर्निंग रिपोर्ट आ चुके हैं, उनका एनालिसिस करेंगे। Q4 अर्निंग रिपोर्ट एलआईसी का देख सकते हैं कि 24-27 मई के दिनों में आए हुए हैं और ये इनका हम लोग एनालिसिस देखेंगे Q4 करंट का रिजल्ट कैसा है। चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। 12 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है एलआईसी में और वो 12 रुपये डिविडेंड आपको आपके अकाउंट्स में मिल जाएगा। तो एलआईसी के पोजीशन पे देख सकते हैं, एलआईसी का ये इनकम स्टैंड लोन में है और ये स्टैंड लोन पोजीशन हम लोग करोड़ में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम की बात करेंगे। टोटल इनकम जिसमें आपका प्रीमियम एडेड होता है और अदर इनकम होती है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम एंड सिंगल प्रीमियम, ये तीनों की पोजीशन आएगी। देन सब मिला करके है नेट प्रीमियम आएगा, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सेकंड सोर्सेस एंड अदर इनकम, ये तीनों मिलाएगा। ट्रांसफर फंड फ्रॉम द शेयर होल्डर अकाउंट्स, इस टोटल मिलकर के हमारा टोटल इनकम आएगा। तो टोटल इनकम देखेंगे तो अभी के Q4 के टोटल इनकम तो 2,41,000 के आसपास, 41,000 करोड़ है। हम लोग राउंड फिगर में बात करेंगे। नेक्स्ट Q4 के टोटल इनकम 2,01,000 के आसपास है और Q4 25 का इनकम 2,50,000 के साथ। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो टोटल इनकम हमारा कितना हो गया, करीब 40 लाख करोड़ से ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि करीब 20% का ग्रोथ आपको टोटल इनकम में देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पे। अब ईयरली देखेंगे तो Q4 से वाई बेसिस पे देखेंगे तो हमारा 10 लाख करोड़ के आसपास का करीब लॉस देखने को मिला है। तो ये बोल सकते हैं कि आपको 5% का नुकसान नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू वाइज। यानी इनके रेवेन्यू वाई बेसिस पे कोई दूसरी प्लेयर काट रहे हैं, जबकि एलआईसी मार्केट की सबसे बड़ी प्लेयर है। देन इनका खर्चे की बात करें तो खर्चे में देखिएगा टोटल एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट अगर देखेंगे तो इनमें इंक्लूडेड पार्टिसिपेशन है। तो खर्चे देखेंगे, जैसे इनकम में आते हैं तो फर्स्ट प्रीमियम का खर्चा एंड द रिन्यूअल प्रीमियम के लिए खर्चे और सिंगल प्रीमियम का खर्चा, तीनों खर्चे को जोड़ करके नेट कमीशन में आ जाएगा दोनों पॉइंट। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका आएगा, देन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आएगा एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, सभी जोड़ के टोटल खर्चे आएंगे। तो टोटल खर्चे देखते हैं क्या निकले। तो टोटल खर्चे देखेंगे तो इस क्वार्टर में 16,495 करोड़ का आ रहा है, करीब बोल सकते हैं कि 16 लाख आ रहा है, 16,400,000 आ रहा है, यानी 500 के आसपास फिगर लग सकते हैं। Q3 में क्या आया था तो 14,415 करोड़। तो 16,000 से 16,400, 14,400, तो 2,000 का इसमें बेनिफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो खर्चों में देखेंगे कि 14,000 से 16,000, तो 4,000 का मोटा मोटी हमारा 14,000 से 16,000 हो रहा है। तो ये देखेंगे 2,000 का डिफरेंस, तो ये आप देख सकते हैं कि 15% के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, वाई बेसिस पे देखिए तो हमारे खर्चे कितने आ रहे हैं, 24,709 करोड़ है। उसके अगेंस्ट में अभी हमारे खर्चे कितने हैं, 16,495 करोड़। तो यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे 8,000 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो करीब बोल सकते हैं कि ये आधा, करीब वन थर्ड यानी 30% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। खर्चे 30% के हिसाब से कम हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो खर्चों में 30% से कमी होना एक अच्छी चीज़ है, जबकि हमारा रेवेन्यू उस हिसाब से डिक्रीज नहीं हो रहा है, जिस हिसाब से खर्चा डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ वाई बेसिस पे अभी के क्वार्टर के लिए निकल के आ रही है खर्चों के मामले में। देन टोटल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के बाद देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस में और आ जाएगा प्रोविजनिंग के लिए। देन प्रोविजन फॉर द वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाएगा, ग्रॉस सर्विसेज टैक्स आ जाएगा, प्रोविजन फॉर द टैक्स आ जाएगा, देन बेनिफिट्स पेड आ जाएगा, चार्जेस एंड एक्चुअल लाइबिलिटीज़, यानी टोटल खर्च यहाँ पे आपके आ जाएंगे सभी तरह के लाइबिलिटीज़ को जोड़ते हुए, प्रोविजनिंग को जोड़ते हुए। तो अभी टोटल खर्च कितने आ रहे हैं, 2,22,805 करोड़ के आ रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर के खर्चे थे 1,91,041 करोड़ के थे। तो अच्छा, और अभी प्रीवियस के Q4 वाई24 के खर्चे थे 2,38,000। तो 1,19,000 से 1,22,000 करीब बोल सकते हैं हमारा 30,000 का बेनिफिट है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा 15% के हिसाब से खर्चे बढ़े टोटल खर्चों में। फाइनली टोटल खर्चों में आ रहे हैं, मैनेजमेंट खर्चे तो वहाँ ऊपर थे। अब यहाँ के खर्चे वाई बेसिस पे क्या हो रहे हैं, 2,38,000 से खर्चे 2,22,000 हो रहे हैं। तो 2 लाख खर्चे हमारे उस हिसाब से, जैसे कि रेवेन्यू ग्रो स्लो हो रहा है, खर्चे भी स्लो हो रहे हैं। तो खर्चे कितने % से स्लो हो रहे हैं, तो करीब 2,38,000 से 2,40,000 तक 20,000 के आसपास बोल सकते हैं। 20,000 भी नहीं, 15,000 के हिसाब से देखा जाए तो खर्चे 5% के हिसाब से 15,000 मतलब 8% के हिसाब से बोल सकते हैं कि खर्चे डाउन हो रहे हैं। चलिए अब नेट प्रॉफिट का हाल देखते हैं। सरप्लस और डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो सरप्लस डिफरेंसेस आपके कितने आ रहे हैं, तो ये करीब 18,819 करोड़ के आ रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 10,951 करोड़ के हुआ करते थे और इसके प्रीवियस क्वार्टर में 12,832 करोड़ के हैं। तो 10,009 से 11,000 के हिसाब से 19,000, अगर 10,000 के हिसाब से 18,000 को पकड़े तो खर्चे हमारे प्रॉफिट हमारा अगर खर्चों को काट दे तो हमारा करीब 8,000 के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि हमारे 80% यहाँ आ गया पॉजिटिव में। अच्छा, 12,000 के कंपेरिजन में 8,000 आ रहा है। तो इस हिसाब से वाई बेसिस पे हमारे खर्चे प्रॉफिट अगर देखें यहाँ पे खर्चों को काटने के बाद तो
तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो 12,000 बढ़ता हुआ दिख रहा है, खर्चे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, 12,000 के अगेंस्ट में 18,000 आ रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं कि 50% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आकर करके बढ़ता हुआ दिख रहा है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हैं क्या निकल करके आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 19,000 करोड़ का निकल करके आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 11,056 करोड़ का हुआ करता था, और इसके पहले 13,638 करोड़ का था। तो 11,056 से 19,000 बोल सकते हैं करीब करीब 80% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जस्ट डबल से कम। अच्छा, अब आइए क्वार्टर 3 में 13,000 करोड़ से 19,000 करीब करीब बोल सकते हैं। 13,000 करोड़ से 19,000 यहाँ बोल सकते हैं 50% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों के कंपेरिजन में रेवेन्यू कमाने के बाद भी देखिए वाई बेसिस पे प्रॉफिट पे आ गई है कंपनी। नेक्स्ट देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसमें आफ्टर टैक्स में डिफरेंसेस नहीं है, सेम फिगर आता है, सिर्फ आपको प्रोविजनिंग का डिफरेंस होता है, प्रोविजनिंग फॉर द टैक्स। तो इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट टैक्स बिफोर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारा सेम निकल करके आ रहा है। देन हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लेकर करके भी हमारा 19,000 करोड़ का आ रहा है। तो आप देखते हैं इसके फिगर में क्या डिफरेंसेस है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देखेंगे तो 19,012 करोड़ के जो लास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वही सेम फिगर आ रहा है। 11,000 करोड़ के यहाँ भी देखेंगे तो कोई भी प्रोविजनिंग इसमें ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ वाई बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे प्रोविजनिंग ऐड हो रही है 122 करोड़ का, 124 करोड़ का, जिस कारण से ये आपका आफ्टर टैक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को कंसिडर भी नहीं है, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी इसमें नहीं है। तो ये करीब 13,762 करोड़ की आ रही है। तो उस हिसाब से प्रॉफिट और मेन हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ में प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इंक्लूड करते हुए ये करीब 19,000 करोड़ का निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ओके दिख रहा है, और ये वाई बेसिस पे भी प्रॉफिट करती हुई दिख रही है, जबकि रेवेन्यू के हिसाब से हमारा प्रेशर दिख रहा था। तो ओवरऑल बोले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में एलआईसी अच्छी करती हुई दिख रही है, जिसमें 2 से 3% ही हमारे पब्लिक होल्डिंग की है, जबकि 96% हमारा प्रमोटर होल्डिंग है। तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से ओके आगे की सॉल्वेंसी रेशियो और अदर रेशियो हम लोग का एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसमें मेन एनालिसिस इसका यही पॉइंट है, सॉल्वेंसी रेशियो, मेन इंश्योरेंस कंपनियों के रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो देखिए अभी 2.11 का है, लास्ट क्वार्टर में 2.02 का था, और इसके प्रीवियस क्वार्टर वाई बेसिस पे 1.91 का 98 का। तो वहाँ से वाई बेसिस पे भी सुधार होता हुआ दिख रहा है, और क्वार्टर बेसिस पे सॉल्वेंसी रेशियो पे सुधार होता रहता है। एक्सपेंस मैनेजमेंट रेशियो जो कि 5% जनरली होनी चाहिए, तो ये देखिए एक्सपेंस मैनेजमेंट रेशियो ये 11% एलआईसी का निकल के आ रहा है। 11.15 है, लास्ट क्वार्टर में 13.47 था, और इसके प्रीवियस क्वार्टर में 16.20 था। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि एक्सपेंस मैनेजमेंट रेशियो रिड्यूस तो हो रहा है, बट अभी भी प्राइवेट प्लेयर के कंपेरिजन में इनकी एक्सपेंसेस टू द मैनेजमेंट ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट है पॉलिसी लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड। पॉलिसी लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स के हिसाब से रेशियो देखेंगे तो 43.18 का आ रहा था, क्वार्टर 3 में 50.47 का आ रहा था, एंड इसके लास्ट क्वार्टर वाई बेसिस पे 52.43 का आ रहा था। तो ये दोनों के हिसाब से इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। देन ईपीएस का पॉइंट देखिए, ईपीएस बिफोर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जैसे हमने प्रॉफिट दिया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो ईपीएस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देखेंगे तो 30.06 था, लास्ट क्वार्टर में देखिए 17.47 का था, तो इसके प्रीवियस क्वार्टर में 21.46 था। तो वाई बेसिस पे देख सकते हैं कि 17 करीब बोल सकते हैं कि आधा से कम 17 दूनी 34, आधा से कम यानी 40% के हिसाब से ग्रो कर रहा है इनका ईपीएस। एंड ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ईपीएस 21 से 30 करीब 8 पॉइंट्स का, तो बोल सकते हैं कि 25% के हिसाब से ग्रो कर रहा है करीब आपका वाई बेसिस पे। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इंक्लूड करेंगे तो भी हमारा ईपीएस स्टेबल है, अप्रॉक्सीमेट 30.06 ही है, 17.48 है, एंड 21.76 वाई बेसिस पे है। देन इंपॉर्टेंट रेशियो नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए। एनपीए रेशियो निकल के आता है, एनपीए कितना आ रहा है, एनपीए अमाउंट देख सकते हैं आपका, और हम लोग सीधी हम लोग ग्रॉस एनपीए रेशियो पे बात करेंगे। ग्रॉस एनपीए देखिए 1.48 का है, लास्ट क्वार्टर में 1.64 का था, एंड इसके पहले 2.10 का था। तो ग्रॉस एनपीए हमारा 1.5% से अप्रोक्सीमेट 1 या 2% से नीचे होनी चाहिए। तो देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए हमारा पहले से इंप्रूवमेंट होता हुआ एलआईसी का दिख रहा है, 1.46 आ रही है। अच्छा, नेट एनपीए की बात करें, नेट एनपीए अभी हमारा नेट एनपीए इन्होंने बहुत अच्छा 0 कर करके परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए देखिए 0 है। तो नेट एनपीए इनका 0 है, ग्रॉस इतने होने के बाद भी पैसे रिकवरी हो गई है। तो नेट एनपीए 0 है, 0.5 से कम होनी चाहिए, जो एक अच्छी चीज़ है। नेट एनपीए है ही नहीं है, 0 है, वेरी गुड। तो इस नेट एनपीए का मामला में एलआईसी अच्छी करती हुई दिख रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पॉलिसी होल्डर। यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो 7.92 का था, लास्ट क्वार्टर में 8.46 का था, इसके प्रीवियस क्वार्टर में 7.42 का था। तो इंप्रूवमेंट आपको यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर होल्डर इक्विटी में दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट एनपी अगर देखेंगे, फिर आपका शेयर होल्डर फंड्स के हिसाब से इक्विटी आ रहे थे, पॉलिसी होल्डर का शेयर होल्डर फंड के हिसाब से हम एनपी देखेंगे तो 56 का है, 69 का है, और 69 का, तो इंप्रूवमेंट है बोल सकते हैं। एंड नेट एनपी अमाउंट्स है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस एनपीए देखेंगे 1.38 का है, 1.70 का है, 1.68 का है। तो उस हिसाब से इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए यहाँ भी नहीं मिल रहा है, परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए शेयर होल्डर फंड्स के अकॉर्डिंग भी इसमें नहीं आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट यील्ड देखेंगे फिर अब, तो
देन हमारा इन्वेस्टमेंट यील्ड शेयर होल्डर फंड के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट यील्ड देख सकते हैं कि 3.91 है, 6.91 है, 6.91 है, 7.26 है। तो इन्वेस्टमेंट यील्ड आपका देख सकते हैं यहाँ कम होता दिख रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट यील्ड सेम है, ये पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है। अच्छा, प्रेसिडेंसी रेशियो देखते हैं कि हमारा 13 महीना में 5 महीना 13 महीना और 31 महीना में देखते हैं कि कितने हिसाब से प्रेसिडेंसी रेशियो यानी कितने लोग प्रीमियम जमा कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंसी रेशियो 13 महीना का 80 से ऊपर होनी चाहिए। देखिए यहाँ 68 है, 68 है, 71 है, तो 71 से प्रेसिडेंसी रेशियो गिरा है। और ओवरऑल देखें तो 80 महीना का 61 महीना में देखिए 60% के आसपास आना चाहिए, तो 58 है, 59 है, 59, तो 60% 61 मंथ का प्रेसिडेंसी रेशियो ऑलमोस्ट स्टेबल बोल सकते हैं। लेकिन 13 मंथ का प्रेसिडेंसी रेशियो ये कम है, जो 80% से ऊपर आनी चाहिए बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। देन कन्वर्शन रेशियो देख सकते हैं, कन्वर्शन रेशियो 90 का आ रहा है, लास्ट क्वार्टर में 91 था, 89 था, तो कन्वर्शन रेशियो आपका 91 के ऊपर है। तो इस हिसाब से ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाए कि ये रेशियो के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी ठीक ठाक कर रही है, और रेशियो के हिसाब से भी ठीक ठाक निकाल कर रही है। कि जो कि मेन कंसर्न होता है एनपीए, नेट एनपीए इनका 0-0 हो गया है, और ग्रॉस एनपीए ठीक है 2% के आसपास है, 2% से नीचे आया हुआ है, 1.5% के आसपास है, और रिटर्न भी सही निकाल रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कि कंसर्न अगर हम बोलेंगे, अगर बारीकी से देखा जाए तो कंसर्न ये है कि प्रेसिडेंसी रेशियो देखा जाए और इसका प्रीमियम देखेंगे तो 80% से होना चाहिए कि 13 महीने का प्रीमियम, यानी 80% लोग प्रीमियम दे रहे हो, तो उसमें 80% से ये 60% देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एलआईसी की बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी देखिए, बैलेंस शीट में इनका करोड़ में फिगर है। बैलेंस शीट में टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटी को देखेंगे तो कंटीजेंसी लाइबिलिटी मेन देखना है, कंटीजेंस तुरंत पैसा आने से देने वाले कितना इनको देना पड़ेगा। तो कंटीजेंसी लाइबिलिटी देखेंगे तो करीब करीब 17,339 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर के 26,150 करोड़ को, तो कंटीजेंसी लाइबिलिटी इनकी बढ़ती हुई दिख रही है। दिन के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को लेकर के तीनों का पीरियड में देखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, ऑपरेशन एक्टिविटी से कैश फ्लो हमारा देखिए पहले के पोजीशन से और अभी के पोजीशन में फ़र्क क्या है। पहले के पोजीशन में हमारा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से हमारा 28,910 करोड़ का पॉजिटिव हुआ करता था, जो कि भी कैश फ्लो 6,139 करोड़ रुपया 79 करोड़ रुपया नेगेटिव में चला गया। तो ऑपरेशन से कैश फ्लो इनका नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है, जो ये एक चिंता वाला पोजीशन है। नेक्स्ट पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट से इनका कैश फ्लो पहले से 28,128 करोड़ का नेगेटिव हुआ करता था, जो कि एक पॉजिटिव बन करके आ गया है। इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा निकल के आ रहा है 37,514 करोड़ रुपया पॉजिटिव आ रहा है, तो जो एक चीज़ अच्छी बोल सकते हैं वहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा 34,000 की पॉजिटिव आती हुई दिख रही है। देन हमारा कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये भी फिगर देखिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कि ये 3,494 करोड़ रुपए का नेगेटिव है, जो लास्ट क्वार्टर में था 4,427 करोड़ रुपए का। तो पहले नेगेटिव से तो दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं कि नेगेटिव परसेंटेज अमाउंट कम हुआ है। देन नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड के हिसाब से बात करें, यानी तीनों कैश फ्लो को जोड़ देते हैं तो हमारा 26,000 करोड़ 26,323 करोड़ का पॉजिटिव फिगर निकल के आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 34,711 का पॉजिटिव फिगर निकल के आ रहा था। तो नेट कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव में है, और ये नेट कैश फ्लो एलआईसी के कंडीशन में डबल होता हुआ दिख रहा है। तो कैश फ्लो के फ्रंट में भी बोल सकते हैं कि एलआईसी अच्छी करती हुई दिख रही है, कैश फ्लो इसके हाथ में है, और बैलेंस शीट भी कंटीजेंट लाइबिलिटी खाली मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक प्रेशर का पॉइंट है, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ओके है, और ईपीएस भी पॉजिटिव ग्रोथ में ईयर वाई बेसिस पे आता हुआ दिख रहा है। अब एक ओवरव्यू 1 से 2 मिनट के लिए हम सिर्फ डालेंगे एलआईसी के स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के ऊपर भी, ये भी करोड़ में है, ये पूरा फिगर पे हम डालेंगे, सिर्फ ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से डालेंगे। ईपीएस में कुछ उतार चढ़ाव तो नहीं हो रहा है। तो ईपीएस के बारे में जहाँ तक देखें तो इनका भी ईपीएस मोटा मोटी ठीक ठाक आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है कि 30 का ईपीएस निकल के आ रहा है। यहाँ 17 का है लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में, लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर वाई बेसिस पे देखा जाए तो 21 का है, तो ईपीएस दिख रहा है। और ईयर बेसिस पे भी 64 के ईपीएस से हमारा बढ़ करके 76 का ईपीएस, तो ईयरली बेसिस पे भी ईपीएस में ग्रोथ हो रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ हो रहा है। तो इस हिसाब से ईपीएस का मामला भी कंसोलिडेटेड को भी पकड़ते हैं तो भी एलआईसी, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि एलआईसी एक अच्छी मार्केट लीडर कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के मामला में। और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, बड़े बड़ी कंपनियों को हमने कंपेरिजन किया है, एलआईसी को भी किया है अभी, और आईसीआईसीआई एचडीएफसी जो प्राइवेट प्लेयर है उनको भी किया है, और नॉन एलआईसी कंपनी जो है यानी मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है उनका भी हम लोगों ने किया है। तो एक कैसे एलआईसी कंपनी को इंश्योरेंस करते हैं उसका भी हमने वीडियो बनाने हमारे चैनल्स में जाकर आप देख सकते हैं, और एलआईसी का कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस और कंपेरिजन चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं। तो फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से एलआईसी एक अच्छी कंपनी दिख रही है, लेकिन अभी प्रमोटर होल्डिंग में बहुत ज़्यादा है और ये गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो ज़्यादा पेनिट्रेशन हो सकता है अगर मार्केट में ये ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में शेयर छोड़ दे, तो इस हिसाब से आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं। जिनके पास में है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नया बाई करना है तो थोड़ा सा एलआईसी पे कॉन्शियस होने की जरूरत है।
चूँकि 1200 से एलआईसी का जब आईपीओ आया था, 1200 से प्राइस अभी 700 तक जा चुका है और अभी 850 के आसपास प्राइस राइट नाउ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल व्यू अगर बोला जाए तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो एलआईसी पे नया खरीदने के लिए थोड़ी-सी दिक्कत ये है कि मार्केट में अगर ये और भी इक्विटी शेयर छोड़ दिया, तो प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है। चूँकि 96% प्रमोटर होल्डिंग है, बाकी बात अभी का पब्लिक होल्डिंग 2 से 3% है, एफआईज़ इसमें ज़्यादा नहीं घुसे हैं और डीआईज़ का भी ज़्यादा झुकाव नहीं है, 1 से 2% है। तो उस हिसाब से पहले मार्केट में देखा जाए बड़े प्लेयर कितने घुस रहे हैं, उसके हिसाब से पब्लिक को उसने अपना व्यू बनाना चाहिए। तो बाकी बात फंडामेंटल में एलआईसी धीरे-धीरे इंप्रूव कर रही है और अभी भी बहुत से फ्रंट में प्राइवेट प्लेयर के कंपैरिजन में इंप्रूव करना बाकी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का क्या रुझान है एलआईसी पे, आपके कितने स्टॉक एलआईसी का बता सकता हूँ, डिटेल स्टडी चाहिए एलआईसी के ऊपर में, कंप्लीट फंडामेंटल स्टडी, जिसमें इसमें हम लोग कंप्लीट रेशियो पे बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे उस रेशियो के अदर कंपैरिजन प्राइवेट प्लेयर के अकॉर्डिंग। तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेरी है उसमें पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।